Hello and welcome to the lecture of Foundation Course in English 2. In this session we are going to study Block 3 Unit 13, which is about writing paragraphs. We've already learned about writing paragraphs in the previous sessions also, but in this session we are going to learn some technical techniques of writing paragraphs. Along with basic techniques, you have already learned the basic techniques. Now we are going to learn the technical devices that are involved in writing paragraphs, so that you can come up with a better level of a paragraph. So how to write an effective paragraph? For this I am going to give you few suggestions and tips also in this session. So topics that I am going to cover in this session are chronological sequence, biographical writing, narrative, process, spatial relationship and class relationship. So what do you mean by chronological sequence actually? When we write paragraph, we have already learned that we have to take care of so many things while writing paragraph. पहले आपको जहाँ से भी material है वो सब collect करना है, gather करना है data. Then you have to choose, then you have to classify कि आपको कब कौन सा relation कहाँ maintain करना है, एक logical relationship maintain करना है, coherence, punctuation, सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू टाइम सीक्वेंस. सो आपका एक टाइम रिलेटेड सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए, और स्पेसिफिकली ये तब बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप पर्टिकुलरली कुछ ऐसे इवेंट लिख रहे हैं जो ये बहुत मैटर करता है कि वो लाइन वाइज ही होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज ही होनी चाहिए. दैट मीन्स उनके टाइम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए क्योंकि टाइम अगर सही नहीं है तो कुछ भी एक आप कह सकते हैं कि लाइन वाइज नहीं बन पाया, तो सीक्वेंस ना हो पाने की वजह से वो पैराग्राफ कोई मीनिंग ही कैरी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा यूजलेस हो जाएगा. सो वी अरेंज इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन टाइम. सो इन केसेस में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम यूजुअली इवेंट्स के कैसे मैनेज करते हैं, हम उन्हें इस तरीके से मैनेज करते हैं, इस ऑर्डर में मैनेज करते हैं जैसे कि वो टाइम के रिलेटेड हुए थे. एज दे हैव अकर्ड इन टाइम वी अरेंज द इवेंट्स इन दैट ऑर्डर ओनली, बिगनिंग विद द फर्स्ट इवेंट. सो हम पहले इवेंट से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी प्रोसीड, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट एंड सो ऑन अंटिल वी हैव कम टू द लास्ट इवेंट. जब तक कि हम लास्ट इवेंट पे नहीं आ जाते हैं तब तक हम उसे अरेंज करते हैं सीक्वेंस वाइज. फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड. सो वी प्रोसीड लाइन वाइज टिल द टाइम वी कम अप टू द लास्ट इवेंट. स्पेशली जो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जिस तरीके की राइटिंग, वो होती हैं बायोग्राफिकल राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग एंड प्रोसेस राइटिंग. इन राइटिंग्स के लिए तो आपको स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का, क्योंकि अगर इन चीजों में आप सीक्वेंस वाइज नहीं डालते हैं, क्रोनोलॉजिकली नहीं डालते हैं, तो दे विल बिकम टोटली एब्सर्ड, यूजलेस हो जाएंगी और उनका कुछ मीनिंग ही नहीं रह जाएगा. बिकॉज बायोग्राफिकल राइट, अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ये राइटिंग्स में होता क्या है विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स. इन राइटिंग्स में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिकली टाइम की, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की, बिकॉज विदाउट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दे आर टोटली एब्सर्ड. बायोग्राफिकल राइटिंग हो, किसी के बारे में आपको उसके लाइफ इवेंट्स के बारे में लिख रहे हैं या किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप वो लाइन सीक्वेंस और टाइम का मेंटेन नहीं करते हैं उसमें सीक्वेंस, तो इट विल बी एब्सर्ड. नैरेटिव सीक्वेंस, नैरेटिव में भी अगर आप कोई अपने इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, किसी लाइफ के इवेंट्स के बारे में आप खुद अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट बता रहे हैं, तो वो भी इंसिडेंट एक टाइम रिलेटेड होना चाहिए. कि पहले मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, आप कुछ भी स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप उसे शुरू करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप पहले उसका एंड बता रहे हैं फिर सडनली आप स्टार्टिंग पे आ गए हैं, फिर आप बीच में से कुछ समझाए जा रहे हैं, तो दैट विल बिकम टोटली यूजलेस. आपको वहां पर ध्यान रखना होगा थोड़ा सा नैरेटिव का, कि आप कैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज इसको आगे लेके जाते हैं. एंड प्रोसेस राइटिंग में, प्रोसेस मतलब आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये कैसे होगा. मान लीजिए हाउ टू इन्फ्लेट अ बलून और हाउ टू चेंज अ टायर और हाउ टू प्रिपेयर टी. कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसे आप कह सकते हैं कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो प्रोसेस कैसे होगा, या आपको कैसे, हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर,
तो इन प्रोसेसेस को अगर आप लाइन वाइज टाइम वाइज नहीं करते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज कि पहले कौन सा इवेंट, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो दे आर टोटली useless and chaotic. They will not make any sense. So now we are going to study all these three with proper details और यहाँ पर हम उनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. बायोग्राफी क्या है हम सब जानते हैं, सिंपली एक बायो दैट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ. किसी भी एक पर्सन की लाइफ का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, एक अकाउंट है एक पर्सन की लाइफ का. इट इंटेल्स मोर देन बेसिक इवेंट्स, बेसिक फैक्ट्स लाइक education, work, relationship and death. A biography also portrays the subject's experience of these events. वहां पर इन इवेंट से भी आगे बढ़कर आपको बायोग्राफी जो है उस इंसान के, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको काफी कुछ बताएगी. मोर देन दीज बेसिक फैक्ट्स कि उसने कहाँ से पढ़ाई करी या कहाँ पे उसने वर्क किया, रिलेशनशिप एंड डेथ, इनसे भी आगे बढ़कर उसकी कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स जो होंगे लाइफ के, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होंगे या बहुत ऐसी कोई इवेंट रहे होंगे उसकी लाइफ में जिनको एक्सप्लेन करेगी बायोग्राफी. तो सिंपली अगर मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ, महात्मा गांधी के बारे में लिख रही हूँ, किसी भी और पर्सन के बारे में लिख रही हूँ, तो if I am writing about his history and his details, his life details, so I am writing biography on Mahatma Gandhi. A person is himself not writing, somebody else is writing about his life events and his more than his basic facts, something special about his life, some experiences of his events. That is called biography. A biography presents a subject's life story. कोई भी उसकी लाइफ की बहुत सारी हाईलाइटिंग ऐसी करेंगे, ऐसे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ की, उसकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे आए और वो कैसे ऐसा इंसान बन गया जहां पर इस तरीके की चीजें उसके साथ हुई. तो वहां आप कह सकते हैं बायोग्राफी उस पर्सन की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में बताएगी, उस लाइफ की स्टोरी के बारे में बताएगी, स्पेसिफिकली ये बताएगी कि उसकी लाइफ में क्या इवेंट्स रहे, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ, including intimate details of his experience and may include an analysis of the subject's personality. तो उसकी पर्सनालिटी का भी एक एनालिसिस देगी. एग्जैक्टली अगर वो बहुत ज्यादा मीक टाइप का पर्सन है या बहुत स्टबर्न है या बहुत क्लेवर है, whatever the person is about, जो भी उसकी पर्सनालिटी है, तो वो ऐसा कैसे बन गया, उसकी एक एनालिसिस देगी उसकी सब्जेक्ट की पर्सनालिटी का, कि उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, उसकी लाइफ की स्टोरी में ये बातें रही या ये इवेंट्स रहे, इसी वजह से उसने ऐसा कैरेक्टर और ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर ली. सो उस इंसान की, उस सब्जेक्ट की पूरी एक लाइफ के बारे में आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या ऐसे इवेंट्स रहे कि वो इस तरीके की पर्सनालिटी में डेवलप हो गया. So that is about biographical writing, and that person is himself not writing, somebody else is writing about his life story. That is called biographical writing. Some few tips that you must learn to write a biography. One should select a person for whom one wants to write. ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ले लेंगे, हाँ ठीक है मैं इसके बारे में लिखूंगी. आप सच में उसके बारे में, इंसान के बारे में जानना चाहते हो और उसके बारे में लिखना चाहते हैं. अगर आपकी सचमुच में आप उसे जानते हैं तो ही आप उसके बारे में लिख पाएंगे. ऐसा नहीं है कि एक दो इवेंट्स अगर आपने किसी की लाइफ के जान लिए तो आप उसके बारे में बायोग्राफी लिखना शुरू कर देंगे. नो, यू शुड कम क्लोज टू दैट पर्सन, और आपके दिल में खुद में एक वांट होना चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए लिखने का, तो ही आप उस पर्सन के इतने क्लोज जा पाओगे. सो यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्सन फॉर हुम वन वांट्स टू राइट. फाइंड आउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द पर्सन लाइफ. और आपको उसकी लाइफ के एक दो इवेंट सिर्फ पता होने से काफी नहीं है बायोग्राफी के लिए, आपको उसकी लाइफ की स्टोरी काफी मालूम होनी चाहिए, बेसिक फैक्ट्स मालूम होने चाहिए पर्सन की लाइफ के. स्टार्ट विद द एनसाइक्लोपीडिया एंड एल्मनैक. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं. आप थोड़ा सा अगर किसी के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो उनकी कुछ डायरीज या कुछ एनसाइक्लोपीडिया से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि एक दो चीजें आपको पता है तो दैट इज इनफ. यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, और काफी रिसर्चेस करने के बाद ही आप उस पर्सन के इतने क्लोज जा पाते हो कि उसके बारे में आप बायोग्राफी लिख सको. सो आपको मैगजीन्स या इंटरनेट या जहां से भी सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू शुड कलेक्ट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, देन कम अप विद द डिफरेंट कंक्लूजन्स. यू कांट गो फॉर कंक्लूजन फॉर वन और टू इवेंट्स. So take care of all the things. Your decision should be mature enough कि सब चीजें देखने के बाद ही आप प्रॉपर डिसीजन लो. और एक, क्योंकि आपका जो एक बायोग्राफी है वो उस इंसान की पर्सनालिटी का अंदाजा लगाएगी और उस पर्सनालिटी को दिखाएगी कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी है. तो आपका इवेंट
या आपकी जो बायोग्राफी है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और इस तरीके से होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कोई पिक्चर बना सके उस सब्जेक्ट की या उस पर्सन की। कुछ क्वेश्चंस यू वन माइट वांट टू थिंक अबाउट व्हाइल राइटिंग बायोग्राफी। अगर आप बायोग्राफी लिखना चाहते हो तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जरूर जानना चाहोगे उस पर्सन के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डिड ही और शी हैव ऑन द वर्ल्ड और अदर पीपल, कि किस तरीके का एक इफेक्ट इस पर्सन ने कैरी किया लोगों पर या पूरे वर्ल्ड पर, कैसा इम्पैक्ट बनाया इसने, ये आप जानना चाहोगे कि एग्जैक्टली किस टाइप की पर्सनालिटी था ये जिसकी वजह से इस तरीके का इम्पैक्ट इसने कैरी किया या क्या इम्पैक्ट रहा। What are the adjectives you would most use to describe that person, और कौन से ऐसे adjectives हैं जो उन्हें देखकर या उनकी बातों को समझ के आपको लगता है कि उन्हें देने चाहिए। What examples from their life illustrate those qualities। अगर आप उन्हें कह रहे हैं कि काफी समझदार हैं, matured person है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए उस बात को कहने के लिए कि अगर वो मैच्योर्ड है तो उन्होंने ऐसे कौन से डिसीजंस लिए जो आपको देखकर उन्हें लगता है कि वो एक मैच्योर्ड पर्सन है। सो व्हाट एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर लाइफ इलस्ट्रेट दोज क्वालिटीज व्हिच यू आर थिंकिंग अबाउट हिम और हर। जो भी आप उनके बारे में सोच रहे हो कि वो स्टबर्न है या बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, किसी भी तरीके की कोई क्वालिटी, लेकिन आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा इवेंट होना चाहिए जो आपको लगे कि यस ही हैज डन दिस काइंड ऑफ इवेंट या उसके साथ ये हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इज अ मैच्योर्ड पर्सन या इज अ स्टबर्न पर्सन। व्हाट इवेंट्स शेप्ड और चेंज द पर्सन्स लाइफ। ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें रही उसकी लाइफ में कि उसकी पर्सनालिटी में चेंज आया, उसकी लाइफ में चेंज आया। कौन से ऐसे इवेंट्स रहे जिन्होंने शेप अप किया उसकी लाइफ को, कि चेंज लेकर आया उसकी लाइफ में। डिड ही और शी ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, टेक रिस्क और गेट लकी। क्या उन्होंने उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए वो कामयाब रहे, क्या ओवरकम कर पाए वो अपने ऑब्स्टिकल्स, अपनी लाइफ में रिस्क को ले पाए, या फिर लक इतना स्ट्रांग रहा उनका कि उनको कुछ करना नहीं पड़ा और ऑटोमेटिकली वो अपने लाइफ इवेंट्स में कामयाब रहे। तो क्या क्या उनके साथ रहा, ये सब चीजें आपको मालूम होना जरूरी है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या ऐसा करा जिससे कि वो अपने ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाए। क्या वो रिस्क ले भी पाए या नहीं ले पाए, और क्या सिर्फ लक ही था जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंच पाए। Would the world be better or worse if this persons hadn't lived? How and why? So अगर आपको लगता है कि ये इंसान ना रहा होता वर्ल्ड में, तो उसके रहने या ना रहने से कुछ फर्क पड़ा होता, क्या कुछ असर आया होता, कुछ इफेक्ट आया होता, कैसे और क्यों, इन सब बातों के आंसर आपके पास जरूर होने चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग समबडीज बायोग्राफी। अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं है दैट मीन्स यू डोंट नो दैट पर्सन इंटरनली, और सिर्फ कुछ इवेंट्स ही आपको मालूम है, लेकिन वो इवेंट्स काफी नहीं रहेंगे एक इंसान के बारे में बताने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि बायोग्राफी लिखने से पहले इन सब बातों के बारे में जरूर अच्छे से जान लें ताकि आप एक परफेक्ट बायोग्राफी लिख सकें। नाउ वी कम अप विद नैरेटिव। नैरेटिव एसेज वो एसेज रहते हैं जिसमें आप कुछ अपने एक्सपीरियंस की स्टोरी या फिर कुछ अपने पर्सनल स्टोरी, एनेक्डोटल स्टोरीज, यानी कि छोटे छोटे कुछ स्टोरीज आप डेवलप करना चाहते हैं। एक्सपीरियंशियल स्टोरीज आप हो सकता है कि कुछ आपके साथ कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा, आप कहीं घूमने गए या आपकी पर्सनल कुछ स्टोरीज रही, एनेक्डोटल स्टोरीज रही, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि आपको अपने ही लाइफ के इवेंट्स को आपने नरेट किया, या हो सकता है कि कहीं और भी कुछ आपने महसूस किया हो कुछ पर्सनली, या कहीं कुछ एक्सपीरियंस किया हो कहीं जाने के बाद, तो वो कुछ स्टोरीज जो शॉर्ट स्टोरीज आप कह सकते हैं अपने एसेज में आप डिफाइन करेंगे, तो उन्हें हम नैरेटिव कहते हैं। दैट मीन्स यू आर नरेटिंग इट योरसेल्फ। सो नाउ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ नैरेटिव ऐसे। कुछ गाइडलाइंस मैं यहाँ दूंगी आपको जो आपको नैरेटिव एसेज को लिखते टाइम ध्यान में रखना है। इफ रिटन एज अ स्टोरी इट शुड इंक्लूड ऑल द पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। अगर आप उसे एज अ स्टोरी लिख रहे हैं ऐसे को कि जिसमें आपने अपने कोई एक्सपीरियंस के बारे में, आपको एक पर्सनल डिटेल के बारे में बताया है, तो ऐसे शुड इंक्लूड ऑल द पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। तो उस ऐसे में सभी पार्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर स्टोरी आपकी इनकम्प्लीट रह गई, कुछ इवेंट्स जो मेन थे उसमें
पूरे नहीं हो पाए तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस अगेन, इट विल मेक सम chaotic और absurd सेंस जहाँ पे कुछ बन ही नहीं पाएगा. So your essay should include all the parts of the story. And when would a narrative essay not be written as a story? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कब आपको एक नैरेटिव ऐसे को हमेशा स्टोरी की तरह नहीं लिख सकते हैं, कब वो स्टोरी होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ये आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा. एंड आपके ऐसे का कुछ पर्पस होना चाहिए, या तो आप किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या किसी को कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, कोई आप पर्पस जरूर होना चाहिए उस ऐसे का. वो आपको सोचना है कि वो पर्पस है क्या. एन ऐसे शुड बी रिटन फ्रॉम अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे को जो है आपने क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ये बात का ध्यान रखें. और बहुत ज्यादा आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, बहुत डिप्लोमेटिक वे में, कि समझ में ना आए एग्जैक्टली आपकी इसमें पर्पस क्या रहा या आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये समझ ही ना आए. सो योर ऐसे शुड बी रिटन फ्रॉम अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू. यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज थ्रू आउट द ऐसे. और एक क्लियर एम्बिग्यूअस लैंग्वेज बिल्कुल यूज ना करें, क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का यूज करें अपने ऐसे में, क्योंकि जितनी क्लैरिटी से आप लिखेंगे उतना ही उसे समझना आसान होगा आपके रीडर के लिए. एंड यूज ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इज ऑलवेज वेलकम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें कुछ अपने ही एक्सपीरियंस, अपनी ही पर्सनल चीजों के बारे में बताएंगे, या कोई अपने ऐसे इवेंट, या हो सकता है कि आपने ही कहीं कुछ एक्सपीरियंस किया हो, तो इसमें हमेशा नरेट कर रहे हैं आप कोई स्टोरी, तो यू विल यूज आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का यूज रहेगा इसमें. एंड रिमेंबर वन थिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी आप जब रिटन राइटिंग स्किल में आप ध्यान दे रहे हैं या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, वहां पे आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है. आपका कितना भी अच्छा नैरेटिव ऐसे हो, अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो अगेन इट विल बी अ यूजलेस थिंग फॉर समवन. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है जिसे पढ़कर आपको शायद समझ आ पाए कि कोई अपने ही कोई इवेंट्स के बारे में जब बताना चाहता है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो वहाँ आई का यूज करते हुए कैसे अपनी एक छोटी सी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, वो यहाँ देखते हैं. डिज्नीलैंड. द फॉलोइंग नैरेटिव ऐसे इन्वॉल्व्स अ पेरेंट musing talking about her kids to Disneyland. It was a hot sunny day when I finally took my kids to the Disneyland. My son Matthew and my daughter Olivia endlessly asked me to show them the dreamland of many children with Mickey Mouse and Snow White walking by and arousing a huge portion of emotions. Somehow these fairy tale creatures can make children happy without such small presents as Lego or a baby house in 6 rooms and garden furniture. Therefore, I thought that Disneyland was a good invention for loving parents. So आप कह सकते हैं कि डिज्नीलैंड बहुत एक गुड इन्वेंशन रहेगी लविंग पेरेंट्स के. एक पेरेंट जो है वो अपने ही बच्चे के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि कभी एक $100 का लीगो या फिर बेबी हाउस 6 रूम्स का वो इतनी खुशी नहीं दे पाएगा जो इस तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं, ये फेरी टेल क्रीचर्स एक चिल्ड्रन को खुशी दे पाते हैं. वो एक स्मॉल सा प्रेजेंट वो आपको किसी भी चीज में नहीं मिल पाएगा आपके बच्चे को. तो यहाँ पे एक जो पेरेंट है वो अपने ही बच्चे की खुशी को एक्सप्लेन कर रहा है. एक छोटा सा इवेंट जो उस पेरेंट ने महसूस किया, जो छोटा सा ऐसे इमोशन या फीलिंग जो उसने एक छोटी सी एक इवेंट में महसूस किया, वो उसने यहाँ पे शेयर किया है. सो यू कैन से दीज आर नैरेटिव. जब एक कोई इंसान अपनी छोटी छोटी लाइफ इवेंट्स की कोई ऐसा जहाँ उसने कुछ सीखा या एक्सपीरियंस आया, उसमें कोई पर्सनल उसके लेवल पे कुछ रहा, उसे हम नैरेटिव का नाम देते हैं. आफ्टर नैरेटिव एसेज हम आते हैं प्रोसेस राइटिंग्स पे. प्रोसेस राइटिंग्स मीन्स जब आप बताना चाहेंगे कि ये कैसे करना है ये काम आपको. मान लीजिए आपको कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, या किसी चीज के बारे में आप बताना चाहेंगे ये काम कैसे करता है, या तो वो हाउ टू डू समथिंग, कोई प्रोसेस आपने करना कैसे है, या कोई मशीन है जो काम कैसे करती है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, या आपने चाय कैसे बनानी है, तो हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू डू दैट वर्क, आपको यहाँ पे प्रोसेस में एक्सप्लेन करना होगा. या हाउ समथिंग वर्क्स, कोई चीज कैसे काम करती है उस टाइम पे, ये आपने देखना है. हाउ टू चेंज अ टायर, कोई ये प्रोसेस कैसे होगा, या कंप्यूटर काम कैसे करता है, या वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है.
सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन प्रोसेसेस को आप एक्सप्लेन करेंगे। नाउ समथिंग, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के मोस्टली हम प्रोसेस राइटिंग में इन दोनों चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम या तो किसी चीज के प्रोसेस का हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसे कैसे करना है, या कोई चीज कैसे काम करती है, हाउ समथिंग वर्क्स। और इसमें हम कई बार इंस्ट्रक्शंस का भी यूज करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि कई बार यूजर गाइड्स भी आती हैं हमारे पास, जिसमें आप मान लीजिए मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी इनफैक्ट आप प्रेशर कुकर घर में खरीदते हैं, कुछ भी छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं, आपको यूजर गाइड मिलती है उसके साथ, और उसमें उसके पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया होता है। और ये प्रोसेस आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया होगा। इंस्ट्रक्शंस आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव मूड जहां पर आपको बोला होगा कि ओपन द लिड या wash the cooker, whatever they are giving you instructions, or put the lid on the pressure cooker properly, tightly। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, और इंस्ट्रक्शंस यूजुअली हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और इम्पेरेटिव मोड में लिखते हैं। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, सीधा हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के साथ कि गेट इट डन, या कैसे आपने उसे करना है। अगर आपने ऑमलेट बनाना है या टी बनानी है, तो फर्स्ट टेक द पैन, then boil, put some water, boil the water, start the stove। मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं उन्हें आप इम्पेरेटिव मोड में लिखेंगे, एंड इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर लिस्ट, कि 1 by 1 आपको क्या प्रोसेस कैरी करना है, वो आप इस तरीके से लिख लेंगे कि इंस्ट्रक्शंस को आप कैसे नंबर लिस्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ कुछ फिर मैं गाइडलाइंस आपको दूंगी कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना होगा। यहाँ पे मोस्टली आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप इज दिस, क्योंकि आपको इसमें 1 by 1 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है कि अगर आप टी बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज टेक द पैन, सेकेंड इज पुट सम वाटर इन द पैन, आफ्टर दैट स्विच ऑन द स्टोव या स्टार्ट द स्टोव, बिफोर डूइंग द नेक्स्ट स्टेप मस्ट रिमेंबर दैट वाटर शुड बॉयल। तो इस तरीके से आप 1 by 1 जब आप ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकेंड इज दिस, आफ्टर दैट ये करना है, बिफोर डूइंग द नेक्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू ऐड टी लीव्स एंड मिल्क, द नेक्स्ट स्टेप टू लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज दिस वन, एंड फाइनली ऐड शुगर, पुट इट ऑन बॉयल, लास्ट और द लास्ट स्टेप इज यू हैव टू बॉयल इट प्रॉपर्ली एंड देन सर्व इट हॉट। तो इस तरीके से आप प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इज दिस वन। ओके, सो इस तरीके से आप अपने प्रोसेस को एक्सप्लेन करते जाएंगे 1 by 1 की, जहां पर फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले बोल दें कि आप पहले उसमें वाटर डालने से पहले ही आप उसको बॉईल कर रहे हैं। तो एक आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जरूर आना चाहिए कि पहले पानी डालेंगे तो ही बॉईल हो पाएगा, और उसके बाद ही आप उसमें मिल्क डाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप उसे सर्व कर रहे हैं फिर पानी डाल रहे हैं, it will not make sense। So first step, second step बहुत ही clear होना चाहिए। And to write the accurate and easily understood instructions, आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस के वे में आपको थोड़ा सा क्लियर रहना होता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी, मान लीजिए अगर यूजर गाइड्स में इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो कि प्रेशर कुकर कैसे यूज करना है, कंप्यूटर कैसे यूज करना है, तो वो कई बार हार्मफुल भी हो सकता है। कोई उसे गलत तरीके से यूज कर ले तो वो उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ही क्लियर टर्म्स में होनी चाहिए, कोई भी एम्बिगुअस या डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस का यूज ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें। Thoroughly understand the process that R1 is describing, and this will help to anticipate the difficulties। वो डिफिकल्टीज को एंटिसिपेट करने में हेल्प करेंगे, and inform readers of the special tools or materials needed for the job। और अपने रीडर्स को जरूर बताएं कि ऐसी विसल का ध्यान रखें कि विसल कहीं वो ब्लो ना कर जाए। तो कुछ मटेरियल और स्पेशल टूल्स जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको जरूर ध्यान में रखें कि अपने रीडर्स को इन्फॉर्म कर दें, एंड दीज शुड बी मेंशन्ड एट द बिगनिंग, और ये बिगनिंग में ही मेंशन होने चाहिए। दिस इज टू एनेबल द रीडर टू हैव ऑल हिज टूल्स रेडी बिफोर मेक अ बिगनिंग। इससे आपका जो रीडर है उसको पहले ही पता होगा कि किस किस चीजों का ध्यान रखना है। वो इससे पहले कि स्टार्ट कर दें प्रेशर कुकर, उनको पता भी नहीं है कि व्हीसल कई बार ब्लो कर जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां आपको उनको पहले से ही बिगनिंग करने से पहले बताना होगा कि एग्जैक्टली टूल्स जो है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। स्पेटियल रिलेशनशिप, ये तो अब आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकल का सीक्वेंस
जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए बायोग्राफिकल राइटिंग्स में, नैरेटिव्स में और प्रोसेस राइटिंग्स में। यहाँ थोड़ा सा जानते हैं स्पेटियल रिलेशनशिप। Spatial relationship specifies how some object is located in space in relation to some reference object। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि exactly जब आप किसी चीज को खुद फेस करते हैं या खुद एहसास करते हैं चीजों का, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक रिवर है, आप उसे दूर से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी वो, लेकिन जब आप उसके साथ साथ पे उसके बिल्कुल चल रहे हैं अलोंग द बीच, तो आप शोर पे महसूस कर पाएंगे कि वो वाकई में बहुत उसमें डर्ट है या मड है उसके अंदर और बिल्कुल साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ साथ खुद चलते हुए आ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन क्या डाल रहा है और या क्या उसके साथ पूरे लाइफ के इवेंट में हो रहा है। तो एक स्पेटियल रिलेशनशिप तभी आप क्रिएट कर पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब आप उसे दूर से ना देखकर उसके साथ खुद चीजों को एहसास कर पाए। दैट इज कॉल्ड अ स्पेटियल रिलेशनशिप। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं स्पेटियल रिलेशनशिप के बारे में। अगर मान लीजिए राइटिंग पैराग्राफ के टाइम पे अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस को डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ कुछ लैंडमार्क्स के बारे में बताएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस को बता रहे हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के साथ आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर रूम है, तो एक स्पेटियल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का स्पेस के साथ, कि आप वहां देखेंगे कि इस स्पेस में लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर रूम है एंड देन सम क्लासरूम्स हैं, देन प्रिंसिपल का रूम है। तो आपने स्पेस के साथ साथ एक्सप्लेन किया उस यूनिवर्सिटी कैंपस को। तो यहाँ पे प्लेसेस के रिलेशन में आपने एक्सप्लेन किया इस स्पेटियल रिलेशनशिप को। यूज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क एज द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क होगा उसी को ही आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे कि सबसे पहले बिगनिंग में एक टेम्पल है या कोई भगवान की मूर्ति लगी है, तो एक स्पेशल लैंडमार्क से, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क से आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। देन आप बताएंगे कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के गार्डन है, गार्डन के साथ से एंट्री है, एंट्री गेट है स्कूल कैंपस का, और उसके बाद फिर आप जब फर्स्ट आप देखेंगे रिसेप्शन है, देन दिस तरफ को आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो लाइब्रेरी है, उसके आगे कंप्यूटर रूम है। तो वन बाय वन देन यू विल एक्सप्लेन कि उसके साथ ये चीज एसोसिएट है और ये चीज उसके आगे है या लेफ्ट है या राइट। तो एक और टाइप का डेवलपमेंट भी स्पेटियल रिलेशनशिप में रहता है कि आप बाउंड्रीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि यहाँ से ये बंद है, इधर से ये क्लोज हो जाएगा, और जो लाइब्रेरी की बाउंड्री है वो सिर्फ इधर तक ही है, और उसके बाद फिर कुछ स्पेस छोड़ के, तो वहां पर आप बाउंड्रीज का बहुत ध्यान देते हैं। और इन्हीं स्पेटियल डेवलपमेंट की हेल्प से आप इंटर रिलेशनशिप्स जो है लोकेशंस के बीच में वो क्रिएट कर पाते हैं। तो अलग अलग जो लोकेशंस हैं वो आप बहुत अच्छे से इंटर रिलेशनशिप्स जो है उनकी क्रिएट कर पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से एक पैराग्राफ जब आप लिखने लगे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वहां पे आपको स्पेटियल रिलेशनशिप तो बनाना ही होगा, और आप खुद महसूस जब करेंगे चीजों को कि यस उसके साथ में ये है और उसके साथ में ये है, और लोकेशन और बाउंड्री के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे, तो काफी इजी रहेगा समझने के लिए रीडर्स को भी। और यहाँ आपने क्या किया, एक स्पेटियल डेवलपमेंट के थ्रू, एक स्पेटियल रिलेशनशिप के थ्रू आपने लैंडमार्क्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया स्पेस के साथ। स्पेटियल रिलेशनशिप के अलावा क्लास रिलेशनशिप भी होती है। कई बार हम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें किसी क्लास में डाल देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि लोग वर्ल्ड में चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ ये लड़का है या लड़की है या इस तरीके के लोग हैं या ऐसे लोग हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें लोग जो है रिलेशनशिप्स को या चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं जब हम उन्हें अलग अलग क्लासेस में डाल देते हैं। दो मेन तरीके रहेंगे, टाइम एंड स्पेस। अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। दो तरीके तो टाइम एंड स्पेस के हिसाब से कि ये इवेंट 1950s में हुआ या इस टाइम पे हुआ या 10 साल पहले हुआ या 2 महीने पहले हुआ। तो कई बार हम चीजों को टाइम के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर देते हैं कि उस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे इस तरीके की चीजें चलती थी। आज के टाइम पे बच्चे कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, उस टाइम पे नोटबुक्स का यूज करते थे। तो टाइम के हिसाब से हम चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। स्पेस के हिसाब से कई बार कर देते हैं कि हम दिल्ली में रहने वाले हैं या आंध्र प्रदेश में रहने वाले हैं या उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मतलब ये यहाँ पे रहने वाले लोग हैं या आउट ऑफ इंडिया रहने वाले लोग हैं।
तो आप कह सकते हैं कि उनको हम टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग कर देते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम एंड स्पेस की हेल्प से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे भी हम चीजों का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि हम कई बार क्लास रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमने इस तरीके के कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं कि एक डॉक्टर है, एक फादर है, डॉटर है, अंकल है, आंट है, सन, नर्स, इंजीनियर। तो ये कुछ क्लास रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम इनको इस कैटेगरी में डाल देते हैं कि हाँ, कई बार मैंने आपको बताया कि टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग भी हम करते हैं और कई बार हम इनके अलावा भी कई तरीके की चीज़ों के थ्रू हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं चीज़ों में, थ्रू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो डेंटिस्ट और इस तरीके की चीज़ों को आप क्लास है, ये हमने अलग अलग क्लासेस बना दी और इसमें लोगों को हम डाल देते हैं। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल मेकिंग दीज क्लास रिलेशनशिप्स, वो कब आप ध्यान में रख सकते हैं? व्हेन वी ऑर्गेनाइज द राइटिंग अकॉर्डिंग टू क्लास रिलेशनशिप, वन मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अगर आप क्लास रिलेशनशिप जब क्रिएट कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल यूज करिए, ऐसा ना हो कि आप वहां पर 3-4 अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज करें। एक जगह तो टाइम का यूज कर रहे हैं, एक जगह सिमिलैरिटी क्रिएट करने का, डिफरेंस, एक जगह डिफरेंस का यूज कर रहे हैं। एक ही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करिए। बहुत सारे क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल मत अपनाइए। ऐसा ना हो कि सिमिलैरिटीज के बेसिस में भी अपने अलग क्लासेस बना दी हैं, एक डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग क्लासेस बना दी हैं, टाइम के बेसिस पे अलग बना दी हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंट रहें और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एक ही यूज हो। और कैटेगरीज अपनाइए जितनी हो सकती हैं एज कंप्लीट, कि आपको पता हो कि इस कैटेगरी में मैंने यही चीज डालनी है, इस कैटेगरी में मैंने यही चीज डालनी है। आपके पास खुद एक क्लियर थॉट होना चाहिए माइंड में कि इस कैटेगरी में मैंने किसको डालना है। तो एक ब्रॉड टर्म होनी चाहिए, क्लियर टर्म होनी चाहिए। वेग टर्म्स में आप अगर बना रहे हैं, ग्रुप्स कैटेगराइज कर रहे हैं, तो वो कई बार आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने किसमें किसको डालना है। ये टेक्निक्स रहेंगी आपको पैराग्राफ में यूज करने के लिए भी। और हेजिटेट मत करिए एक्नॉलेज करने में कि अगर ओवरलैप हो रहा है कैटेगरीज में, तो वो एक्नॉलेज अपने आप में ध्यान रखिए कि हाँ, इस कैटेगरी में भी ये आ सकता है, बिलोंग कर सकता है, और इस कैटेगरी में भी बिलोंग कर सकता है। तो अब मान लीजिए डेंटिस्ट की आपने कैटेगरी बनाई है, डॉटर की बनाई है, फादर की बनाई है, तो हो सकता है डॉटर को आपने डाल दिया, लेकिन वो हो सकता है वो डॉटर डेंटिस्ट भी हो, तो वो डॉटर की कैटेगरी में भी आ जाएगी और डेंटिस्ट की कैटेगरी में भी आ जाएगी। तो इस चीज को हेजिटेट मत करिए कि आपने एक्नॉलेज करिए अपने आप में कि हाँ, ओवरलैप हो रही है इन कैटेगरीज में। तो आपको खुद से एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए इन चीजों की। और ध्यान रखिए कि जितनी कैटेगरीज आपकी कंप्लीट होंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। चीजों को समझना, क्लासीफाई करना उतना ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा चीजों को समझना। So this will help you in making paragraphs more interesting। और इन टेक्निक्स को यूज करते हुए, स्पेटियल रिलेशनशिप्स को, क्लास रिलेशनशिप को यूज करते हुए आपके पैराग्राफ्स को आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस सेशन में ये भी बताया कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर बायोग्राफिकल राइटिंग्स, फॉर प्रोसेस राइटिंग्स एंड यू कैन से नैरेटिव राइटिंग्स। वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। So take care of all these things and write the best paragraphs you can. All the best to you. Thank you. Thanks a lot.